Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 salient features of the constitution। बेटा ये जो वर्ड salient है इसके synonyms होते हैं मेन, इम्पॉर्टेंट और प्रिंसिपल। तो बेटा क्या डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में? हम लोग डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री गवर्न होती है, हमारी कंट्री रन करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी क्या राइट्स हैं, हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सब हमें कहाँ पर मिलेगी देखने को? कहाँ पर लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि हर व्यक्ति को इक्वल वेटेज मिला हुआ है। वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, हम सब समान हैं। और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल, न्याय व्यवस्था सबके लिए है। भले ही आप किसी भी समाज से, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप सब इक्वली इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, आप सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेम है, आप सबको जो ड्यूटीज़ अलॉट की गई हैं वो सेम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सेलिएंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सम ऑफ विच आर गिवन बिलो, वन बाय वन हम एक एक करके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या बोला है कि सारे के सारे फीचर्स को इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया है, सम मतलब कुछ फीचर्स को ही इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अगर हम बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। क्या चलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप। जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ की सिटीजनशिप अलग है और पूरी कंट्री यूएसए की सिटीजनशिप अलग, दो सिटीजनशिप मिलती है। पर हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप भले कश्मीर में रहें या केरला में रहें, आप रन ऑफ कच्छ गुजरात में रहें या आप अरुणाचल प्रदेश में रहें, आपको एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आप किसी भी स्टेट में रहें, ऑफ देयर डोमिसाइल मतलब आपका जो निवास स्थान है, जो जन्म स्थान है, वो कोई भी प्लेस हो, निवास स्थान कोई भी जगह हो, किसी भी स्टेट में हो, पर आपको सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। ऑल इंडियंस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भले आप यूपी में जन्मे हो, बिहार में जन्मे हो, मिजोरम में जन्मे हो या गुजरात में जन्मे हो। ठीक है, दिस इज अनलाइक द सिस्टम प्रिवेलिंग इन यूएसए। हमारा जो सिस्टम है वो यूएसए से अलग है, लाइक नहीं है बेटा। कैसा है? अनलाइक है। ठीक है, वेयर वन कैन बी सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट एज वेल एज अमेरिकन सिटीजन। ठीक है, जहाँ पर आपको कंट्री की सिटीजनशिप अलग मिलेगी और न्यूयॉर्क स्टेट की अलग मिलेगी। चलो, इंडिया की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन भले वो पंजाब में जन्मा हो या केरला में जन्मा हो, वो इंडियन सिटीजन है, नॉट आ सिटीजन ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं होगी उसको पंजाब की सिटीजनशिप मिलेगी या केरला की सिटीजनशिप मिलेगी, उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और इस इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के वो भारत के किसी भी कोने में रिसाइड कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, नॉट अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल एज वेल। ठीक है, निवास स्थान की सिटीजनशिप नहीं मिलती आपको, पूरे इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। दिस हैज बीन डन टुवर्ड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो हम ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे, ब्रिटिशर्स से लड़ने के बाद फिर हमने एक दिन आज़ादी की बात की तो इंडिया दो भागों में बट गया। दो क्या, तीन भाग बोल सकते हैं। शुरुआत में दो भागों में बटा, इंडिया पाकिस्तान। जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश अलग कंट्री, इंडिया अलग कंट्री और पाकिस्तान अलग। पर अब हम शुरुआती दौर की बात करें तो इंडिया दो भागों में बट गया, एक रह गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान। तो हम ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज देख रहे थे, है ना, कि कभी भाषा के आधार पे कोई बोलता हमें अलग कर दो, कश्मीर का केस अलग चल रहा था, तो जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, इसको ख़त्म करने के लिए और फ्रेटर्निटी की फीलिंग को बढ़ाने के लिए, इंडिया में यूनिटी की फीलिंग को बढ़ाने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविज़न को अडॉप्ट किया। समझ में आई बात? क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही ऐसी थी बेटा कि हम स्टेट सिटीजनशिप देते तो पता नहीं आज इंडिया के कितने टुकड़े हो गए होते, इसीलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर काम किया।
बेटा अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। 2003 में हमने एक चेंज किया। क्या चेंज था वो? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए। ज़रा ध्यान से सुनना। अमेंडमेंट क्या होता है बेटा? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं, भले ही हम जो रिडंडेंट लॉज होते हैं, जो बहुत पुराने लॉज होते हैं जिनकी अब कोई यूटिलिटी नहीं है, उन्हें रिपील करना हो, उन्हें हटाना हो, कोई नया लॉ लेके आना हो, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आए, डाउरी एक्ट लेके आए, अगर कोई नया एक्ट लेके आना हो, पुराने को हटाना हो, नया लेके आना हो, तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करते हैं तो उसे चेंज ना बोल के क्या कहते हैं बेटा? अमेंडमेंट। तो ऐसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूअल सिटीजनशिप की बात कही उन लोगों के लिए जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हैं, PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो माइग्रेट करके चले गए थे, इंडियन ओरिजिन को के तो थे पर माइग्रेट करके दूसरी कंट्री चले गए थे। कब? आफ्टर जनवरी 26, 1950। फिर से ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद माइग्रेट करके, ठीक है, माइग्रेट करके दूसरी कंट्री चला गया हो, ऐसे सारे लोगों के लिए हमने ड्यूअल सिटीजनशिप की बात कही। कब? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। बेटा जितने भी प्रिविलेजेस इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वो सारे के सारे प्रिविलेजेस हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिए, PIOs को दिए। सिर्फ क्या नहीं दिया? द राइट टू वोट। ठीक है, क्या नहीं दिया? राइट टू वोट। ध्यान से समझ में आया? तो जितने भी पर्सन होंगे इंडियन ओरिजिन के, वो सारे राइट्स को एंजॉय करेंगे एक्सेप्ट राइट टू वोट। राइट टू वोट उन्हें नहीं दिया है, बाकी सारे राइट्स दे दिए हैं। तो इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझना, हमने सारे विशेष अधिकार दे दिए हैं उस व्यक्ति को जो जनवरी 26, 1950 के बाद किसी और कंट्री माइग्रेट करके गया था। सिर्फ एक ही राइट नहीं दिया है, उसका मतलब है राइट टू, क्या नाम है उसका? राइट टू वोट। सिर्फ राइट टू वोट नहीं दिया, और ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस ऑफ इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट द राइट टू वोट। राइट टू वोट नहीं दिया, बाकी सारे के सारे विशेष अधिकारों को एंजॉय करेगा कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है बेटा हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है, उसे राइट टू वोट मिलेगा, भले वो किसी भी कास्ट का हो, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, गोरे हो, काले हो, ठीक है, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, बस आपका 18 साल का होना ज़रूरी है। जैसे आप 18 साल के होंगे आप वोट डाल के चले जाएंगे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम कुछ टाइम तक हमारे इंडिया में चलाने की कोशिश की। ब्रिटिश हैड प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल इलेक्टोरेट अंडर एक्ट्स ऑफ 1990 एंड 1935। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो? मुस्लिम के लिए अलग होगा, पंजाबियों, सिखों को दे दिया था, क्रिश्चियंस को दे दिया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पर जब हम आज़ाद हो गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम था, हर एक कम्युनिटी को जो अलग मिला हुआ था, सिखों को भी मिल गया था, क्रिश्चियंस को मिल गया था, मुस्लिम्स को मिल गया था, उस सबको हमने क्या किया? बंद किया और जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, कि भाई जिस दिन हम आज़ाद हुए 1950 में, जब हमारे यहाँ पहली बार इलेक्शन होने वाले थे, हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन है वो 1950, 51, 52 में हुए बेटा, तो 50s में हुए। ठीक है, 51, 52 में हुए। तब हमने कहा कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, कोई कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी रेसिडेंट वोटर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होगा कि फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एंटायर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से बनाया जाता है कि उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, तो जितने भी रेसिडेंट होंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा होगा उसके लिए वोट करेंगे, भले ही उनकी कास्ट कोई भी हो, उनकी क्रीड, कास्ट और क्रीड कोई भी हो। ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करेगा, है ना, या उस पर्टिकुलर एरिया से मुस्लिम ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, या क्रिश्चियन ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, या हिंदू वोटर सिर्फ हिंदू को वोट देंगे। ऐसा सिस्टम सब हमने ख़त्म कर दिया। क्या होगा? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी रेसिडेंट वोटर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्हें वोट देना पड़ेगा सेम कैंडिडेट को, भले ही
उसकी कास्ट क्रीड कोई भी हो। यहाँ पर दोनों बातें याद रखना, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा होगा और जो एज अ वोटर वोट डालने जा रहा होगा, दोनों की ही कास्ट और क्रीड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो वी हैव गिवन रिजर्वेशन ऑन सम सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, हमने कुछ सीट्स पर रिजर्वेशन दिया है शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, वो एक अलग मैटर है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म करके जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को लेके आए हैं। अब आप बीइंग अ वोटर भी ये ना समझो कि मैं किस जात का हूँ, और जो कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन वो भी ये नहीं समझेगा, ठीक है। सिमिलरली हमने कुछ सीट्स को रिजर्व किया है कैंडिडेट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। वो सारे लोग जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बिलोंग करते होंगे जो रिजर्व्ड होंगे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए, भले ही आप वहाँ पर ब्राह्मण क्यों नहीं है, क्षत्रिय क्यों नहीं है, आपको अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती होगी तो आपको उनके कैंडिडेट्स को ही वोट देना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती होगी तो आपको बीइंग अ ब्राह्मण, बीइंग अ क्षत्रिय, ये भूल जाना है वोट डालते टाइम कि मैं कौन सी जात का हूँ, आपको वोट उन लोगों के लिए ही करना पड़ेगा। आप वहाँ पर यही नहीं कह सकते कि यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट तो नहीं है, यहाँ पर क्षत्रिय कैंडिडेट क्यों नहीं है ना, क्योंकि वो रिजर्व्ड ही है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। क्लियर है। और बेटा ये अरेंजमेंट हमने क्यों किए थे, क्योंकि हम हमारी कंट्री में कम्युनल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा हावी नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है, और हम चाहते थे कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ठीक है। ये जो परेशानी हमने आपस में क्रिएट की थी, अंग्रेजों ने करवाई थी या ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में थी, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही था। तो कम्युनल हार्मनी को फॉस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि भैया लोग आपस में मिलजुल के रहें, कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। क्या होते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन्स को मिले हुए हैं। किसने दिए हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? मूलभूत अधिकार, ठीक है। कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ध्यान आया कि भैया लोगों को भी कुछ राइट्स देना चाहिए? तो ये विचार उन्हें आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को जो राइट दिए गए हैं वो लिखे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला भाई हमको इंडियन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स देने चाहिए, ठीक है। तो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें एसेंशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। कोई बात? तो क्या है फंडामेंटल राइट्स? ये आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स विच प्रोवाइड्स द एसेंशियल कंडीशंस या विच प्रोवाइड द कंडीशन एसेंशियल फॉर, वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स हमें जिससे हमारा पूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो भेदभाव होता है उससे लोगों को बचाते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कम्युनिटी में। क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है बेटा, हम लोग वर्ण व्यवस्था में थे, कुछ वर्ण के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, किसी को कम इम्पोर्टेंस थी, है ना। तो ब्राह्मण्स थोड़ा सा अपने आप को अलग देखते थे, वैश्य अलग देखते थे, शूद्रों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो ये जो अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन था कम्युनिटी में, उससे लोगों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को रखा गया, बनाया गया। दे डोंट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लोगों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करते, भले आप किसी भी रेस के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, रिलीजियन मतलब हिंदू है मुस्लिम है सिख है, और अदर सच कंसिडरेशन, जिस भी ग्राउंड पे डिफरेंस हो सकता है उस सारे ग्राउंड्स को साइडलाइन करते हुए सारे लोगों को एक मानते हैं। और आप भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है, तो आपको वो सारे राइट मिलेंगे जो किसी दूसरे भारतीय नागरिक को मिले होंगे, ठीक है। भले ही आप हिंदू हैं, भले ही आप मुस्लिम हैं, आप ऊंची जात के हैं, नीची जात के हैं, हम सबको सेम फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। दे गिव रिकॉग्निशन
दे गिव रिकॉग्निशन टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सारे लोगों को डिग्निटी मिली हुई है, इक्वालिटी मिली हुई है, किसके अकॉर्डिंग? फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबको डिग्निटी मिले, सबको इक्वालिटी मिले। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, है ना? क्या हम बोलते हैं ना, उसको सम्मान देना चाहिए, सम्मान। और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। तो सबको डिग्निटी मिले, सबको इक्वालिटी मिले, हर ह्यूमन बीइंग को इसकी मान्यता कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में गिवन है, ये बात याद रखना। जो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 14 से 18 तक 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो इसीलिए इतनी सक्सेसफुल हो पाई है बेटा, क्योंकि हमने राइट टू इक्वालिटी दी है भारत में रहने वाले हर नागरिक को। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली हुई है, सोशल इक्वालिटी मिली हुई है एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। ठीक है, द राइट टू इक्वालिटी हैज़ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको वन मैन वन वोट वन वैल्यू दे दिया है, आपको सोसाइटी में भी इक्वालिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, आजकल जो ये छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। पूरा तो खत्म नहीं हुआ है पर अप टू सम एक्सटेंट खत्म हो रहा है। इकोनॉमिक कैसे ला सकते हैं बेटा हम? रिच लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं और जो पैसा मिलता है उससे हम पुअर लोगों के लिए फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, फ्री कॉलेज वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि भाई कानून के सामने हम सब एक हैं। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ये बात याद रखना। आर्टिकल 14 guarantees both equality before law as well as equality in protection by law। ठीक है, कानून से आपको संरक्षण भी मिलेगा और कानून के आगे आप सब, नियमों के आगे आप सब एक हैं। ठीक है, भले ही आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आप बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा पुअर हो, आप ऊंची जात हो, नीची जात हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म से हो, मेल हो फीमेल हो, बेटा देखो, कोई मेल मर्डर करेगा, फीमेल मर्डर करेगी, दोनों की सज़ा सेम ही होगी। ठीक है, आप एज अ प्रेसिडेंट मर्डर करें या हाउसमेट मर्डर करें, आपकी सज़ा सेम ही होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान के ऊपर ब्लैक बक को मारने के ऊपर कितना केस चला। वो तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था कि वो हर चीज़ को साइड लाइन कर सकता था, पर नहीं हुआ ना ऐसा। उसे कोर्ट भी जाना पड़ा, भले ही उसे उतनी सज़ा नहीं मिली हो जितनी मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी मीडिया में, न्यूज़पेपर्स, मतलब न्यूज़पेपर भी, टेलीविज़न में, मीडिया ने भी उसको कवरेज दी बहुत अच्छी खासी। ठीक है, उसे भी परेशान होना पड़ा, उसे कोर्ट में आना पड़ा। तो आप ये मान सकते हो कि भैया कोई भी ईज़िली तो भाग नहीं सकता इन चीज़ों से। प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई भेदभाव आप आज भी करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में जितनी भी चीज़ें कही गई हैं कि भाई आप इक्वल हो लॉ के सामने, अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ये पनिशेबल है। इसको आगे और किस में बताया गया है? आर्टिकल 15 में। जैसे कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए और वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं दिया, ये बोल के कि आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, या आप मुस्लिम हैं, या आप सिख हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, तो ये भी पनिशेबल है। अलॉटमेंट ऑफ शॉप्स, आपको शॉप नहीं मिल रही है कहीं पे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या मेल है या फीमेल है, इस बात से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हैव टू बी मेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल में एडमिशन बिना डिस्क्रिमिनेशन के हो, शॉप अलॉटमेंट बिना डिस्क्रिमिनेशन के हो, मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। ठीक है, और भी सारी चीज़ें जो आर्टिकल 14 में मेंशन की गई हैं, उन सब में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर ही बेटा हमारी सोसाइटी में, हमारे आस-पास क्या आ पाएगी? इक्वालिटी आ पाएगी। ठीक है, हम लोग और ज़्यादा यूनाइटेड होके रहेंगे। ठीक है, जो आज छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो आना बंद हो जाएगी। दिस इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। बी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को
पूरा अधिकार है कि उसे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, भले वो जॉब रेलवे में हो, बीएचईएल में हो, आईएएस की हो, आईपीएस की हो, सब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। वो लोग एक पेपर लेते हैं, उस पेपर में मुझे, आपको, सबको राइट होना चाहिए कि हम उस पेपर को दें, फिर हमने अच्छे मार्क्स आए तो हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए, है ना। चलो, तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। तो बेटा भले ही वो जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, दोनों में ही सबके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इट प्रोहिबिट्स एनी शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। अब देखो, बार बार आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 देख लो कि कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, किसी के भी नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमने रिजर्वेशंस का अरेंजमेंट किया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक लॉ पास हुआ जिसमें हमने कहा कि कुछ सीट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, कुछ सीट्स स्टेट गवर्नमेंट की भी किसके लिए रिजर्व होंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर हम आज की बात करें तो एट प्रेजेंट 27% जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, वो रिजर्व्ड होती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारी कास्ट इसके अंदर आ जाती हैं। 15% शेड्यूल कास्ट के लिए होती हैं, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए होती हैं। फिर से ध्यान से सुनना, पहले तो ये कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो कि भाई जो भी वैकेंसी निकले, भले वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हम सब इक्वली उसमें पार्ट ले पाएँ, उसके फॉर्म को फिल कर पाएँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि भाई इस जॉब के लिए मेल नहीं होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए, फिर इस जात का नहीं होना चाहिए, उस जात का नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 में जितनी भी मेंशन चीज़ें हैं उस ग्राउंड पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं कि हमने कुछ सीट्स को रिजर्व किया है, तो ये बिल्कुल लर्न कर लेना कि 27% जो पोस्ट हैं वो, जैसे 100 नौकरियां निकली सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें 27 नौकरियां किसको मिलेंगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। अब यहाँ पर 27 आपको एक बड़ा फिगर दिख रहा होगा, तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म, इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। 15% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो छुआछूत चलती थी ना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ठीक है, ये हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, ये हमारी कॉलोनी में नहीं आ सकता, पहले बहुत चलता था बेटा ऐसे। तो आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी हर फॉर्म में एबोलिश होनी चाहिए। अगर आप अनटचेबिलिटी करते पकड़े गए, किसी को आपने बोल दिया कि भाई तू मेरे गेट के अंदर मत आ क्योंकि तू इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल क्राइम है, ठीक है। एनी पर्सन प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम, अगर आपने किसी भी व्यक्ति को रोका कि भैया आप इस मंदिर में नहीं आ सकते, आप इस कुएं को यूज़ नहीं कर सकते, आप इस गाड़ी में बैठ के ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ये पनिशेबल है लॉ के अकॉर्डिंग, भले ही आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों ना चला रहे हो, प्राइवेट बस सर्विस ही क्यों नहीं दे रहे हो, आपका घर का अपना कुआं क्यों ना हो, ठीक है। डी जो है वो कह रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 कहता है कि जितने भी टाइटल्स आपको मिले हुए थे ना, वो सब अब ख़त्म है, जैसे कि राय साहब, खान बहादुर, महाराजा, ये सब अब ख़त्म है। अब इंडिया में कोई महाराजा, कोई खान बहादुर, कोई राय साहब नहीं है। ये जो टाइटल्स थे ये नेगेशन थे इक्वल स्टेटस फॉर ऑल के। ये जो वर्ड नेगेशन है इसको थोड़ा सा ईजी आप समझना चाहो तो डिनाइल से समझ सकते हो, ठीक है। डिनाई करना, डिनाइल, है ना। तो क्योंकि ये टाइटल्स अगर रहते तो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है। इक्वल स्टेटस में तो भाई ये राय साहब हैं, ये खान बहादुर हैं, ये महाराजा हैं और हम नॉर्मल सिटीजन हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए टाइटल्स को एबोलिश किया। अब आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के लगा होगा कि भाई सारे ही टाइटल्स ख़त्म हो गए, तो ऐसा नहीं है बेटा। जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे टाइटल्स अभी तक हमारे इंडिया में दिए जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, है ना। क्योंकि ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपने कोई
बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया होगा इंडियन सोसाइटी को, ठीक है, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपके एक्सीलेंस के अकॉर्डिंग ये आपको मिले हैं। तो हाउएवर टाइटल सच एज भारत रत्न एक्सेट्रा गिवन फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विसेज और अदर टाइटल्स, जैसे कि स्पोर्ट्स में जो टाइटल्स मिलते हैं, एकेडमिक ऑनर्स जो हमको मिलते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं, वो इस प्रोविजन के अंदर नहीं आते। ये तो अभी भी भारत रत्न अभी भी मिलता है, पद्मश्री पद्म विभूषण अभी भी मिलता है, ठीक है। फिर बेटा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए ऑन राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। A person cannot move the court if his or her right to equality is restricted to implement the directive principles of state policy, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि आप राइट टू इक्वालिटी आपको गवर्नमेंट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। किसने दिया है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने नहीं। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी आपको मिला हुआ है, इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हैं, पर किस कंडीशन में नहीं जा सकते हैं कि भाई आपका राइट टू इक्वालिटी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। पर किस रीज़न से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे स्टेट पॉलिसी के, उनको फॉलो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसीलिए आपका राइट टू इक्वालिटी वॉयलेट हो रहा है। तो इस केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कब से कहाँ तक मिलता है? 19 to 22। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ते हैं 14 से लेकर के 18 तक, फिर 19 से 22 तक चलता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये जो राइट है, ये क्लस्टर है, ग्रुप है किसका? 6 एसेंशियल फ्रीडम्स का। 6 बहुत ही मूलभूत जो फ्रीडम्स हैं उसको मिलाकर के क्या बना हुआ है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 6 बेसिक फ्रीडम की बात करता है अपने सिटीजन्स के लिए। वो फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी कंट्री में भर भर के है। आप शाम को 7 से लेकर के 9 बजे तक जो प्राइम टाइम होता है, उसमें जितने भी डिबेट्स देखेंगे न्यूज़ चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसकी तो कोई कमी हमारी कंट्री में है ही नहीं। क्या पीएम, क्या सीएम, किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हो, वो भी नेशनल टीवी से। यूट्यूब के वीडियोस देखो, इतने झूठा, इतना सच्चा, सब कुछ मटेरियल। भले आप बहुत ही अच्छे यूट्यूबर को देखो, किसी बहुत ही कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को देखो, कुछ भी ऊट पटांग कंटेंट बना के बस गुमराह करना है लोगों को। बहुत फ्रीडम है हमारे यहाँ स्पीच की भी, एक्सप्रेशन की भी। कहीं से भी कुछ भी ऊट पटांग हिस्ट्री पढ़ लेना, उसका कोई भी इंटरप्रिटेशन दे देना भगवान की कृपा से। देन सेकेंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। आप बिना आर्म के किसी भी जगह पर असेंबल हो सकते हैं, बस आपका पर्पस कैसा होना चाहिए? पीसफुल, ठीक है। लड़ाई झगड़े के लिए इकट्ठे नहीं होना है, शांति पूर्ति, शादी के लिए, ब्याह के लिए, मुंडन के लिए, किसी बात के लिए, किसी डिस्कशन के लिए आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। प्रोटेस्ट के लिए भी असेंबल हो सकते हैं, ठीक है, पर वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हमारी कंट्री में सबको फ्रीडम है कि वो अपनी अपनी एसोसिएशन बना सकें, यूनियंस बना सकें, है ना, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो बनती हैं। फिर फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, देखो अभी तो समर वैकेशंस चल रही हैं, सारे लोग, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, सारे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग गोवा भी जा रहे हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब हम लोग इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है। जो छोटी सिटीज़ के लोग हैं, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली के जो लोग हैं वो तो छोड़ दो, अच्छा वो कहाँ जा रहे हैं वो हम नहीं छोड़ते, पर फिर भी कंटिन्यूस माइग्रेशन चल रहा है। ये माइग्रेशन पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट हमें दिया है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। मैं चाहूँ तो मैं कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ, कोई भी ट्रेड कर सकती हूँ। चाहूँ तो मेरी इच्छा है फ्यूचर में लॉ करने की, तो मैं लॉ कर सकती हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं, ठीक है। जिसको टीचर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो बिल्कुल फ्री है। जिसको जिस चीज़ में बिजनेस करना है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
आप इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वो पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप घर जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, चक्का जाम कर दिया है, ट्रेनों की पटरियां उखाड़ दी हैं, वो सब आपको नहीं करना है। अदरवाइज पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक विजन नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, ये अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 19 में ऑलरेडी गिवन है। फिर से ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला कोई विशेष प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन है ही नहीं, क्योंकि ये किस में इंक्लूडेड है? वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको कौन गारंटी करता है, कौन देता है? आर्टिकल 90। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को, मतलब हमारी कंट्री को, हमारी सरकार को कहता है कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल फ्रीडम्स को कर्टेल करे या कम करे, ठीक है। पर सेम टाइम में ये भी कहता है कि जो स्टेट है वो कुछ ऐसे लॉज बना सकता है जो पब्लिक गुड के लिए सही, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हो, ठीक है। भले कोई ट्रेड हो, कोई प्रोफेशन हो जो हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं हो, है ना, उसको सरकार रोक सकती है, ठीक है। तो पब्लिक गुड के लिए जो भी कुछ अच्छा होगा उसके लिए कानून सरकार या हमारी कंट्री ज़रूर बना सकती है, पर उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल फ्रीडम किस हद तक दी गई है, कहाँ पर उसको हमको रोक लगाना है, क्योंकि वो समाज के लिए सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्टेट है वो लॉ बना सकता है कि भैया आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या कोई अदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप सर्टेन प्रोफेशन में आ सकते हो। तो अब मैं ऐसे बोलूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो मैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने लग जाऊँ, तो बोलेगा नहीं नहीं, आप पहले लॉ की डिग्री लाइए, आप एडवोकेट बनिए, आप लॉयर बनिए, तब जाके आप यहाँ आइए। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो मैं कहीं पर भी जाके कर सकती हूँ। मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं इसका ऑपरेशन कर सकती हूँ, अरे जब तक आप डॉक्टर नहीं हो, MBBS की पढ़ाई आपने नहीं की है, आप किसी को कैसे ऑपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सरकार ये ज़रूर कर सकती है कि कुछ मिनिमम एजुकेशनल, टेक्निकल या अदर क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दे कि भाई सर्टेन प्रोफेशन में आना है तो आपको ये तो करना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो बोलूँ मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं आज इसका पेट काट के इसका ऑपरेशन कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको एक राइट मिला है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो, ये भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाएगा द लॉज ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी। अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, है ना, वो ट्राइब्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो हम लोग इंडिया के दूसरे पार्ट से वहाँ जाके रहने लगे, क्योंकि उनकी कस्टम ट्रेडिशंस बहुत अलग अलग हैं। तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जो राइट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसके अगेंस्ट में जाकर आप वहाँ नहीं रह पाओगे, ठीक है। जैसे जब तक 370 था हमें राइट नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर में जाके ज़मीनें खरीद लें, तो ऐसे कुछ कुछ सर्टेन राइट सर्टेन पॉकेट्स में है, उनका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है, वेयर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट डिस्प्लेस ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड सेटल इन देयर टेरिटरी। अगर हम सोचो कि यार वो पर्टिकुलर एरिया, वहाँ बहुत जंगल है, बहुत शांति है, हम लोग रहने लगते हैं, हम वहाँ पर ज़मीनें खरीदने लग गए और वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है बेचारी परेशान होकर वहाँ से कहीं और जाने का सोचने लग जाए, या हम उनको मार पीट के उनकी ज़मीनें खरीद लें और वहाँ रहने लग जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो पहली लिमिटेशन है कि भाई जो आर्टिकल 19 है उसे इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, भले वो नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल हो, स्टेट इमरजेंसी हो, इस टाइम में आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है नॉट एब्सोल्यूट। तो जितने भी राइट्स आपको मिले हैं अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट का, कंट्री का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर होता है बेटा। तो आपके इन राइट्स के चक्कर में अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, उसमें आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे नेशनल इंटरेस्ट को हम पहुंचता है, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे।
फिर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना रखे हैं जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ये भी कुछ ऐसे लॉज हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑन द राइट टू फ्रीडम। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जो आर्टिकल 20 है वो कुछ प्रोटेक्शन देता है सिटीजन्स को, हम पढ़ेंगे एक एक करके कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसके ऊपर आपको पेनल्टी लगा रही है गवर्नमेंट, तो आप जितनी लॉ ने प्रेस्क्राइब की है उतनी ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ये राइट आपके पास है। अगेंस्ट ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर लॉ इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। जितना चालान कटेगा, जो स्पेसिफिक अमाउंट है आपको वही पे करना है, उससे ज़्यादा आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। फिर से सुनना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उसके बदले में ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा, ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन है। नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, अगर आपने कोई ऑफेंस एक बार किया है तो आपको पनिशमेंट भी एक बार ही मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। A person cannot be compelled to be a witness in case where he himself is accused of the offense. अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस, एक व्यक्ति को गवाह बनाने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, स्पेशली उस केस में जहाँ पर वो खुद अपराधी हो, ठीक है, या आरोपी हो। फिर से सुनो, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते हैं कि भैया आप वो बन जाओ, गवाह बन जाओ, है ना, अगर वहाँ पर उस केस में वो खुद ही आरोपी है ना, अपराध उसके द्वारा खुद ही किया गया है। चलो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपके पास पूरी पर्सनल लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है आपको, पर आप अपनी पर्सनल लिबर्टी एंजॉय करने के चक्कर में किसी दूसरे की पर्सनल लिबर्टी को हार्म नहीं कर सकते, है ना। आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं उसके जीवन से, उसकी लिबर्टी से। सिर्फ कुछ कानून ऐसे हैं जो आपकी लिबर्टी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बाकी आपको पूरी लिबर्टी मिली हुई है, आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 आपको राइट्स देता है एज सिटीजन अंडर 2 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आर्टिकल 22 आपको पूरी प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। 2 हेडिंग्स में, 2 सर्कमस्टेंसेस में हम ये पढ़ेंगे। तो पहला है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, इन केस ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट हो रहा हो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, तो जो अरेस्टेड पर्सन है, भले मैं हूँ आप हूँ, आपके पास क्या क्या राइट्स है वो देखो। टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफेंस और हर ऑफेंस, जब मुझे गिरफ्तार करने आए तो मुझे मेरा ऑफेंस, मेरा अपराध बताया जाए। सेकेंड है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट, और जब मेरी गिरफ्तारी हो उसके बाद के 24 घंटों में, ठीक है, जैसे आज 5 बजे हुई है तो कल 5 बजे तक, आज 3 बजे हुई है तो कल 3 बजे तक मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। फिर आपके पास पूरा राइट होता है कि आप अपने लॉयर को कंसल्ट करें, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर डिफेंस एट द ट्रायल। सेकेंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन केस अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में रखा जा सकता है 3 महीने तक बिना ट्रायल के। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये अलग सर्कमस्टेंसेस, इसीलिए ऊपर ही कह दिया भैया कि 2 सर्कमस्टेंसेस में राइट अवेलेबल है, ठीक है। पहला ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, तो इसमें आपको पूरा राइट है कि आपको गिरफ्तार करने के पहले आपका अपराध बताया जाएगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आप लॉयर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ये भी राइट आपके पास में। पर जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इस केस में, जैसे एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या लिखा था, जरा ध्यान, जो कहाँ गया, कहीं था ना, ये रहा, लॉस ऑफ पार्लियामेंट हेडिंग के अंदर में हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन की भाई जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा तो राइट टू फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो वही ये जो आपके राइट हैं जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको नहीं मिलेंगे, आपको 3 महीने तक जेल में रख दिया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा आपके पास 3 महीने तक जेल में तो रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 24 घंटे के में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, पर कुछ राइट्स आपको फिर भी मिले हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो व्यक्ति अक्यूज्ड है, आरोपी है ही। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हो सकते हैं, कई बार हमें सिर्फ ऐसे लगता है, शक के बिना पर भी आपको ले जा सकते हैं। डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा तभी एक्सटेंड किया जा सकता है जब एडवाइजरी बोर्ड इसके लिए हामी भरे, ठीक है। डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय एन एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट के जजेस को मिला के एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, वो कहेगा तभी डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा का होगा, अदरवाइज 3 महीने में आपको छोड़ दिया जाएगा। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन हैव टू बी स्पेसिफाइड, जिस भी ग्राउंड पे आपको गिरफ्तार किया गया है वो स्पेसिफाई मतलब पूरा स्पेसिफाई होना चाहिए। द डिटेनी इन्फॉर्म द ऑफ दिस ग्राउंड, मतलब जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो उसको ये सारे ग्राउंड्स बताओ कि भैया हम इस बिना पे आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। द लेटर ऑल्सो हैज़ द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। और बेटा जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको भी पूरा अधिकार है कि वो अपने पक्ष को रख सके। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा? इसकी लिमिटेशंस, पहला पब्लिक इंटरेस्ट। द अथॉरिटी और द स्टेट कैन टेक रिसोर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिफ्यूज़ टू डिस्क्लोज द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। कई बार ऐसा भी होगा जो अथॉरिटी होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट के कारण डिस्क्लोज नहीं करेगी कि आपको किस ग्राउंड पे उन्होंने गिरफ्तार किया है, ठीक है। द अथॉरिटी और द स्टेट, जो अथॉरिटी है, जो सरकार है, कई बार जनता की भलाई के लिए इस बात को डिस्क्लोज नहीं भी करेगी कि आपको किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है, द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैज़ पावर टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। बेटा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, उसके लिए पार्लियामेंट के पास पूरी ताकत है, पूरे राइट्स हैं, पावर हैं कि वो स्पेसिफाई कर पाए कि भैया मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है डिटेंशन। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। ये जो राइट्स हैं ये लोगों की डिग्निटी, सम्मान का ध्यान रखते हैं और उनका शोषण होने से उन्हें बचाते हैं। आर्टिकल 23A की बात हम करें तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी। बेगारी, बेगारी क्या होता था बेटा? काम करवाया जाता था और पैसे नहीं दिए जाते थे। बेगारी क्या होता है? वर्क विदाउट पे। और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, फोर्स लेबर नहीं होगी, बेगारी नहीं होगी, गुलामी नहीं होगी, ये आर्टिकल 23A बोलता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, तो ये भी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स यूज ऑफ वीमेन और गर्ल्स फॉर इमोरल पर्पसेस, औरतों का, लड़कियों का गलत तरीके से मॉरल पर्पसेस के लिए यूज़ ना हो, इसको भी आर्टिकल रोकता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग। देन आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स करता है कि भाई हर वो बच्चा जो 14 साल से छोटा है उसे काम पर नहीं रखा जाएगा कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे, कि भाई फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, जो भी हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन है जहाँ पर उस बच्चे की जान को नुकसान हो सकता है, ऐसी जगहों पर हम उस बच्चे को काम पर नहीं रख सकते, ठीक है। और बॉन्डेड लेबर की जो प्रैक्टिस है उसे भी अनलॉफुल घोषित कर दिया गया है। 14 साल से छोटे बच्चे को ना ही हम फैक्ट्री में काम करा सकते हैं, ना ही माइन में, ना ही तो ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में डाल सकते हैं जहाँ उसकी जान को खतरा हो। बॉन्डेड लेबर भी पूरी तरह बैन है। देन है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिगार्ड्स में पढ़ना है। जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास पूरा राइट है कि वो किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे और प्रोपेगेट कर सकेंगे। प्रोफेस का मतलब आपको पता है, प्रैक्टिस का मतलब आपको पता है, प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको पूजन करना है, पाठ करना है, प्रेयर करना है, आप कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने धर्म को फैला भी सकते हैं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ,
every religion, denomination of any section thereof shall have the right। बेटा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी हो, हेल्थ हो, उसके लिए हर रिलीजन को कुछ राइट्स हैं। पहला कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। सेकंड है कि वो अपने अफेयर्स को, धर्म के जितने भी अफेयर्स हैं उन्हें खुद मैनेज कर सकते हैं। वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, पर प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। किसी व्यक्ति को कंपेल किया नहीं जा सकता। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। ध्यान से सुनना, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से नहीं दे सकते जिसे सरकारी फंड से मैनेज किया जा रहा हो। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ी हो, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिए जाते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जाते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन अगर सरकार से फंड ले रहे होंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को सरकार बोलती है कि भाई आपको ये राइट नहीं है। पर फिर भी अगर इंस्टीट्यूशन देता है तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, किसी बच्चे को कंपेल नहीं कर सकता कि आपको ये बात माननी है, आपको क्रिसमस मनाना ही पड़ेगा, आपको होली मनाना ही पड़ेगा, आपको नमाज़ पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो किसकी कंसेंट से होगा? गार्जियन की कंसेंट से होगा, अगर बच्चा माइनर है तो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है कि जो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं हमारी सोसाइटीज़ में, उनको पूरा राइट हम देते हैं कि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रिजर्व करके रख पाएँ। बेटा जहाँ तक स्कूल में एडमिशन की बात है, अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको किसी भी ग्राउंड पे रोका नहीं जा सकता। आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कलर, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड और सेक्स को बिलोंग करते हो, आपको एडमिशन मिलेगा। माइनॉरिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चाहे तो खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सरकार, कंट्री कभी भी भेदभाव नहीं करेगी इन द मैटर्स ऑफ ग्रांट। सरकार बहुत सारा पैसा देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जिससे कि वो प्रॉपर्ली डेवलप हो पाए, लोगों को शिक्षा दे पाए। तो जब भी ग्रांट की बात आएगी तो ऐसा भेदभाव धर्म को लेकर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, ठीक है। दैट इज अ सूट कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म करता है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, एज एंड व्हेन आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। आर्टिकल 32 जो है वो देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो राइट्स हमें मिले हैं अगर कोई उन्हें वायलेट करेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इन एसेंस इट इज़ नॉट अ राइट बट अ रेमेडी है। राइट थोड़ी रेमेडी है कि भाई अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट करे तो आप कोर्ट जा सकते हो। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इनका स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, और उनमें इन्हें पूरी पावर है कि ये रिट्स लिख सकते हैं। अब रिट्स क्या होती हैं ज़रा ध्यान से सुनना। रिट एक फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं, जिसमें लीगल रेमेडीज़ दी होती हैं इंडिविजुअल्स के लिए हु डू नॉट ऑब्टेन एडिकेट प्रोटेक्शन अंडर ऑर्डिनरी लॉज। वो व्यक्ति जिन्हें एडिकेट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है ऑर्डिनरी लॉज के अकॉर्डिंग, उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए रिट लिखने का राइट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा बेटा, अभी रिट समझ में आ गया। रिट क्या है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग,
ठीक है, कुछ करो या कुछ ना करो, ये ऑर्डर कौन देती है? सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी दे सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दे सकती है। ये क्यों करते हैं हम? माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, या वो व्यक्ति जिसे एडिकेट प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है ऑर्डिनरी लॉ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 के डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं, उनके अंदर में बहुत सारी बातें की गई है कि भैया फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कैसे होगा, रिट कब इशू होगी, लॉज पार्लियामेंट कब कैसे बना सकती है, सस्पेंशन कब, मतलब कब राइट्स को सस्पेंड कर सकती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। ये क्लॉज बाय क्लॉज आप आर्टिकल 32 के अंदर पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिट्स हैं जो दी हुई हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, इस रिट को इशू करते टाइम जो हाई कोर्ट होगा या जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कहेगा गेट द बॉडी ऑफ एनी पर्सन रिलीज्ड इफ़ इट हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड। अगर किसी व्यक्ति को आपने अनलॉफुली डिटेन किया है तो उसकी बॉडी हमारे पास लेके आओ। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, इस रिट को इशू करते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कैन गेट द बॉडी ऑफ एनी पर्सन रिलीज्ड, जिसको रिलीज़ किया है, इफ़ इट हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और बाय द स्टेट। ठीक है, ये जो रिट है ये सेफगार्ड प्रोवाइड करती है पर्सनल फ्रीडम ऑफ सिटीजन को, कि भैया जैसे सपोज करो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, अब पुलिस बोल रही है हमने छोड़ दिया है, तो वो बोलते हैं कि जाओ उसकी बॉडी लेके आओ पहले। सेकेंड है मैंडेमस। मैंडेमस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वी ऑर्डर। ये कमांड होती है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो सुपीरियर कोर्ट देता है लोअर को कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी, कि भाई जो भी आप काम कर रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपनी ड्यूटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। मैंडेमस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वी ऑर्डर। ये जो कमांड है ये सुपीरियर कोर्ट्स देते हैं अपने लोअर कोर्ट्स को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कि भैया ये काम आप करो। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये ऑर्डर है, इशू करेगा कौन? सुपीरियर कोर्ट करेंगे, किसको करेंगे? लोअर कोर्ट को, कि भैया इस केस की प्रोसीडिंग्स को आप रोक दो। ठीक है, विच माइट बी इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, ये आपके ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता ही नहीं है, इसकी सुनवाई को तुरंत रोक दो। नेक्स्ट है रिट ऑफ सर्टियोररी। ये जो रिट है इसे सुपीरियर कोर्ट इशू करते हैं किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी को, डिज़ायरिंग टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि भाई हमें बताओ क्या चल रहा है। थ्रू इट अपीयर सिमिलर टू रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ऐसा लगता है ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन की तरह, पर एक डिफरेंस है। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन था वो इशू किया जाता था जब सर्टेन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, जो रिट ऑफ सर्टियोररी है ये इशू की जाती है आफ्टर द ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड बाय लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ने जब कोई ऑर्डर पास कर दिया हो उसके बाद हम इशू करते हैं रिट ऑफ सर्टियोररी। पर वहीं पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम इशू करते हैं जब प्रोसीडिंग चलती रहती है। ठीक है, फिर से ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। रिट ऑफ सर्टियोररी इज इशूड आफ्टर द ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड बाय लोअर कोर्ट, जब लोअर कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी जब रिट ऑफ सर्टियोररी इशू होगी। पर वहीं पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू हो जाती है? जब प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन हो। नेक्स्ट है बेटा क्वा वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी हाई ऑफिस को होल्ड किया हो। ठीक है, कई बार जो बड़े बड़े ऑफिसर हो जाते हैं ये लोग रॉन्गली किसी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, तो को वारंटो कोर्ट इशू कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भैया किस ऑर्डर से आपने इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड किया है। ठीक है, ये जो वर्ड है यूज ऑफ, इसका मतलब होता है किसी पोजीशन को हड़प लेना। द रिट मेक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिट की वजह से जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड ऑल्सो इफेक्टिव टूल भी है एनफोर्समेंट का। ठीक है, प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है सिर्फ इनके पास पावर है रिट्स को लिखने का, है ना, मतलब लोअर कोर्ट्स रिट्स को नहीं लिख सकते। द पार्लियामेंट कैन कन्फर सिमिलर पावर्स
टू अदर कोर्ट्स, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो दूसरे कोर्ट्स को भी राइट दे पाए, पर अभी तक राइट मिला नहीं है। राइट टू एजुकेशन को बेटा हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।